नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो हमने अगले वीडियो में इस सेट का 50 जीके जीएस क्वेश्चन कर लिए थे और वो वीडियो जो लगभग 40-45 मिनट का हो गया था। मतलब वीडियो जो हमारा लेंथ हो गया था, लेंथी हो गया था, मतलब बड़ा हो गया था हमारा वीडियो, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग क्या किए, साइंस का पोर्सन अलग कर लें। तो आज यहाँ पर हम लोग साइंस का पोर्सन करने वाले, जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन जो साइंस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, इसलिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन बस कम टाइम में ही हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो देखेंगे हमारा 50 तक तो जीके जीएस तक 51 से स्टार्ट होता है हमारा साइंस का क्वेश्चन। तो हमारा 11वां प्रश्न यहाँ पर है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। तो ऐसे सामग्री का चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से जल में पूरी तरह से घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर ये है फिटकरी, बी है तेल, एन ऑप्शन नंबर सी है बुरादा, ऑप्शन नंबर डी है कीचड़। तो बुरादा जो कि सॉ डस्ट है, एक प्रकार का डस्ट है, ये तो घुलनशील होगा नहीं जल में पूरी तरह। कीचड़ पूरी तरह घुलनशील नहीं होता है। तेल तो घुलनशील होता ही नहीं जल में। बात करें फिटकरी का, फिटकरी जो है, ये फिटकरी हमारा जो है, ये जो क्या करता है, इसका काम है पानी को शुद्ध करना। तो फिटकरी जो हमारा पानी को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, मतलब शुद्ध करता है, और ये जो है जल में पूरी तरह से घुलनशील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फिटकरी। याद रखिए आप लोग, फिटकरी एलम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है। अब आपको ये होमवर्क रहा कि आप लोग इस फिटकरी का सूत्र जो होता है वो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 52, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है शीतल पे, दूसरा है सरसों का तेल, सी है नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी का तेल। तो आप लोग को बता दूंगा, शीतल पे जो हमारा यहाँ पर शीतल पे, उसमें एक कार्बोनिक एसिड होता है। तो उसी कार्बोनिक एसिड के कारण लोहा प्रतिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप कील की जो है वो चमक खो मतलब खत्म हो जाता है वो, और वो सुस्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर ये शीतल पे। और शीतल पे में क्या होता है, याद रखिए आप लोग, कार्बोनिक एसिड होता है, जिससे कि लोहा क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया शीतल पे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 कि सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है। अब आप लोग को पता है कि सिंथेटिक का हिंदी क्या होता है। सिंथेटिक का हिंदी होता है मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव निर्मित फाइबर। तो सिंथेटिक मतलब ये होता है जो कि नेचुरल नहीं है, मतलब निर्मित हो, मानव निर्मित हो, उसे हम लोग सिंथेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है। ये चारों ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग इनमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानव निर्मित फाइबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर प्रश्न संख्या 54 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है। तो जैसे आप लोगों को पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अब इसको हम लोग अगर बोलें तो बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये तो H2O है, ये है, लेकिन यहाँ पर हाफ है, इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या हो जाता है कि क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम ये है। तो ऑप्शन नंबर सी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम का सूत्र लिख लीजिए। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ के जगह पर क्या करना है, 2 लगा देना है और H2O लगा देना है। तो CaSO4 इंटू 2H2O है, ये जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम से ही हम लोग क्या बनाते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, जो कि बंडेज करने में काम आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 55 नंबर प्रश्न, और 55 नंबर प्रश्न हम लोग को पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो कि रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण दे रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बादलों का बनना, दूसरा ऑप्शन है पानी में सोडियम गिराना, तीसरा ऑप्शन है नमक को पानी में घोलना, और चौथा ऑप्शन है बिजली का प्रकाश की चमक। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन वाला उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर बी, पानी में सोडियम गिराना। अगर पानी में हम लोग सोडियम गिराएंगे, सोडियम को,
तो आप लोग को पता है कि सोडियम पोटेशियम इसे बहुत अभी क्रियाशील होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको तेल में, जैसे कि केरोसिन का तेल हो गया, उसमें हम लोग सुरक्षित रखते हैं सोडियम वगैरह को। यहाँ पर अगर पानी में इसको गिराएंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा पानी से और एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी में सोडियम गिरना एक रासायनिक परिवर्तन है, बाकी बात सभी यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 56 कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील, जिसको हम लोग बोलते हैं अचुंबकीय, वो हो जाते हैं। तो किसको मिलाने से जो हमारा इस्पात है वो अचुंबकीय हो जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रोमियम, कार्बन, निकेल, जस्ता। तो निकेल को अगर हम लोग इसमें मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये अचुंबकीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निकेल है हमारा राइट आंसर, निकेल। और इसका जो संकेत होता है वो आप लोग को पता है Ni होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है, और 57 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? अभी जस्ट बताया, मिट्टी का तेल जो कि केरोसिन होता है वो, उसमें हम लोग किस चीज़ को भंडार करके रखते हैं? सोडियम या पोटेशियम वगैरह को रखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम बहुत अभिक्रियाशील होता है, इसलिए हम लोग इसको जो मिट्टी के तेल में रखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोडियम, जो कि इसमें हम लोग जिसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में भंडारण करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 58, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होता है? तो प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के ही बराबर होता है, और बराबर होता है परमाणु की संख्या। और ये आप लोग याद रखिए, जेड बराबर पी बराबर ई, जहाँ पर जेड हमारा परमाणु संख्या हो गया, पी हो गया प्रोटॉन की संख्या, ई हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या बराबर है, मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर है और परमाणु संख्या भी उसका बराबर है, तो इसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा हो आइसोटोप, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप। और हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, समस्थानिक। समस्थानिक किसको बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 59, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मॉडलों को उनको कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें मॉडल दिया गया जो रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन परमाणु मॉडल है और बोर परमाणु मॉडल है। इसका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, ये मॉडल जो है वो कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है इसने दिया था 1897 ईस्वी में। तो जे थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो 1897 ईस्वी में दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया है वो 1911 ईस्वी में दिया है। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया। फिर बोर परमाणु मॉडल की बात करें तो ये 1913 ईस्वी में आया है। तो यहाँ पर इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 2 के बाद हो गया अपना 1, फिर 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, 2, 1, 3 इसका क्रम के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी आप लोग याद रख लीजिएगा, इसके अनुसार आप लोग क्रम के अनुसार सजा सकते हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल 1911 ईस्वी, थॉमसन परमाणु मॉडल 1897 ईस्वी और बोर परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय के किसके द्वारा होता है? तो कोशिकाओं में जो गैसीय विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए आप लोग 4 ऑप्शन है पर प्रासरण, विसरण, एक्सोटाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो आप लोग बता दें कोशिकाओं में जो गैसीय विनिमय होता है वो विसरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विसरण। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 61, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या होता है। तो समसूत्री विभाजन में याद रखिएगा आप लोग कि इसके बाद जो है संतति कोशिकाओं की संख्या 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली आप लोग समझिए कि ओजोन छिद्र का जो अर्थ होता है वो होता है ओजोन की सांद्रता में कमी। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन की सांद्रता में कमी को हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है 63 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 63 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? तो प्राथमिक ईंधन उससे बोलते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हो। तो पेट्रोल तो है नहीं, डीजल भी नहीं है, मिथेनॉल भी नहीं है, तो प्राकृतिक गैस जो हमारा ये क्या है, एक प्राथमिक ईंधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक ईंधन है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या
64 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस? तो बता दूं आप लोग को यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस इसलिए कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये क्या करता है कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि सूर्य के प्रकाश के लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है, लेकिन गर्मी को फंसाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है ये एक ऐसा गैस है जो कि यहाँ पर क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको क्या कर लेता है, मतलब स्टोर कर लेता है, वो पारदर्शी मतलब अंदर ले लेता है, लेकिन उसको बाहर जाने नहीं देता, मतलब गर्मी को फंसा लेता है। तो उसी गर्मी को बनाने के लिए हम लोग ये जो है ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसमें हम लोग खेती करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बहुत सारे आप लोग बिल्डिंग में देखे होंगे कि जो नया नया बिल्डिंग बन रहा है उसमें आप लोग देखिएगा कि वही ग्रीन वाला जो होता है कपड़ा उसको वहाँ पर से ढक दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि वो क्या करे, गर्मी को स्टोर कर सके। जो प्रकाश आएगा वो आ तो जाएगा लेकिन उससे गर्मी निकल नहीं पाएगा, तो इससे क्या होगा, जल्दी वो अपना कंजप्शन कर लेगा, जल्दी से वो अपना काम पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है लेकिन गर्मी को फंसाता है। ये कौन? इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न हो गया कवर। अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है 65 नंबर में, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि शरीर में कौन सा हार्मोन शराब पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो पुरुषों में जो मूछ और दाढ़ी का विकास होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? याद रखिए आप लोग, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। यही एक पुरुष हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन है। इसी के कारण पुरुषों में क्या होता है, मूछ दाढ़ी आते हैं और उत्तेजना होता है इसी हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 की निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो विखंडन विधि द्वारा प्रजनन जो करता है वो करता है स्पाइरोगैरा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगैरा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 67 की समतल दर्पण के बारे में चेहरे की छवि बनाती है। तो समतल दर्पण आप लोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि जो बनता है वो बनता है आभासी, वर्चुअल। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 68 ये वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। मतलब किसी वस्तु से प्रकाश गुजर रहा तो उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। मान लेते हमारा ये वस्तु है, अब इससे प्रकाश जो है वो गुजर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन ही बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 69 की फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो याद रखिए आप लोग, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि फ्यूज का तार का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। और आप लोग को बता दूं कि फ्यूज का तार जो बना होता है वो शीशा टीन का बना होता है। फ्यूज का तार पूछ सकता है किसका मिश्रण होता है, याद रखिए आप लोग शीशा प्लस टीन का होता है, मतलब Pb प्लस Sn होता है किसका सूत्र, ये किसका मिश्रण हो गया, ये किसका मतलब हो गया, ये फ्यूज तार का ये बनता है। फ्यूज तार याद रखिए आप लोग शीशा प्लस टीन मिलकर जो है वो फ्यूज तार बनता है Sn प्लस Pb। अगला प्रश्न संख्या 70 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की त्वरण की इकाई होता है। तो त्वरण की इकाई जो होता है आप लोग को पता है त्वरण ए बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बटे टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो वेग का हो जाता है मीटर पर सेकेंड, फिर समय का हो गया सेकेंड, बटे में सेकेंड होगा, मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड किसका, त्वरण का ऐसे मात्रक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण का। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो आप लोग पता है कि समान मनुष्य का सुनने का जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा है 10,000 हर्ट्ज। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 4 सुना, तो ये हो गया 10,000 हर्ट्ज, तो इसे हम लोग सुन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10,000 हर्ट्ज। पर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अचानक गायब हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं उसका भार क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। जैसे कि आप लोग बताए वस्तु का भार W बराबर सूत्र होता है mg। अब यहाँ पर अगर जी जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो
क्या होता है वो गायब हो जाएगा, तो मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया, तो m गुना 0 बराबर हो गया 0, तो इसका भार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 73 की पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो याद रखिए आप लोग, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 74, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होता है। याद रखिए आप लोग, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है 20, और नेक्स्ट और बाकी जो बच गया कितने दांत हो गया, मनुष्य के जो शरीर में जो टोटल दांतों की संख्या होता है मनुष्यों में वो कितना होता है। याद रखिए आप लोग, मनुष्यों में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होता है। और आप लोग को पता है कि 32 में से 12 दांत ऐसा होता है जो कि दोबारा आ सकता है, लेकिन सॉरी 32 में से 20 दांत ऐसा है जो कि दोबारा आ सकता है, लेकिन 12 दांत जो है वो दोबारा नहीं आता है। तो याद रखिए आप लोग, 12 दांत जो है वो एक ही बार आता है और उसको टूटने के बाद दोबारा वो नहीं आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 में प्रश्न है कि भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है किसके द्वारा होता है, तो वो मुंह से होता है। रासायनिक पाचन जो होता है भोजन का वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन हम लोग जो कि 50 क्वेश्चन पहले ही कर लिए थे, आज 25 क्वेश्चन जीके जीएस का कर लिए। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।